शाबाश। अरे यार आज की चर्चा के मॉडरेटर एडवोकेट आशीष चौहान, इनका भी मैं साक्षी को स्वागत करने कहूँगा। तो विवेक जी हैज बीन रनिंग ओवर टाइम अटेंडिंग। आप क्यों न लगानी पड़े? This is the time for justice, Krishna. मुझे याद है इसी हॉल में रामबाव वाली प्रबोधिनी के प्लेटफॉर्म पे हमने अर्बन नक्सल पे डायलॉग एक चर्चा रखी थी एंड आई एम ग्लैड दैट वी वर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी राइट फ्रॉम वही आपको मैं आपको भी देख रहा हूँ। ये देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास छोटे शहर का, जिसको अंग्रेजी नहीं आती ऐसे परिवार से आया, एक टीचर का बेटा हूँ। तो मैं ज़्यादा ये सफलता सक्सेस ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता। मैं वही हूँ जो आप पहले था, जो ये लोग जानते हैं, और मैं वही रहने वाला हूँ। तो ऐसा मुझे उस पर मत मानो आप। लेकिन ये सक्सेस किसकी है मैं बताता हूँ। सक्सेस किसकी है। आज मैं फ्लाइट में जब चल रहा था, तो जब हम लोग आ रहे थे, तो जो सिक्योरिटी वाला बता जो चेक था, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा होने। आगे चल के जो बग्गी चलाते हैं वहाँ एयरपोर्ट में, वो लोग जो स्टारबक्स में सामान बेचते हैं, इलीट लोग जो थे टाई सूट वाले, वो देखते थे, पहचानते थे, कुछ नहीं बोलते। पर ये लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आए, तो उनके चेहरे पे वो भाव था जब बहुत लेट किसी के बच्चा हो तो जो खुशी होती है। एक असंभव चीज जब संभव हो जाए तो खुशी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है ये मेरी नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं तो आज के बाद प्लीज इस सफलता को मुझसे ना जोड़ें। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीजें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं, इसके पीछे बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं। आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है। एक आइडिया में टाइम आ गया था, उसको होना ही था। क्योंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। पर ये सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ये सक्सेस है टीकालाल टपलू जी, ये सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी, ये सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिन्हें अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से, ये सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं, युग लगता है। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में देवेंद्र में, तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं चारों तरफ जब देखता था, वो एक बंजर जमीन, यानी जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहाँ पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहाँ पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का अखंड पार्ट, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते मेरे ख्याल से एक या दो वहाँ पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे जिनको मारा गया, आपने इसमें भी देखा। वो कहता है कि किसको मारा? संतोष सतीश, मैं माफ करिए, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा? कहता हिंदू था। कहता हिंदू होना क्या कोई गुनाह है? कहता नहीं, आरएसएस का था। कहता आरएसएस का होना गुनाह है? कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नक्सल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ। क्या लिखा था दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में बता दूँ, वो गुनाह नहीं है।
लेकिन एक कश्मीर में एक ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है, और उससे लड़ते लड़ते जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंसिए आप, लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत है। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साहब, हम जब रिसर्च कर 4 साल का इसमें रिसर्च, हम जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लेने के लिए बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी। फिर ट्विटर में इधर उधर कहीं लिटरेचर में ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा है, सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज की। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहीं हेट स्पीच तक नहीं। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में हैं, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में हैं, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं, और जिन्हें जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर थे। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता है। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर, तो वो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तुम ये हो, तुम वो हो। पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया था कश्मीर कोई अलग जगह। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे कि जम्मू में बर्फ गिरती है तो क्या होता है? जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहाँ शूटिंग कर रहे थे, जम्मू में बर्फ थी कि नहीं थी? वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती है। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही नहीं, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या है। आज इस फिल्म के जरिए सबको ये पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं। ये उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज है, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है, और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उन्हें भी नॉलेज सेंटर बोला है। रोमन एम्पायर ने भी इसको नॉलेज सेंटर बोला था। ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है, और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करते थे। ये शिव और सरस्वती की जमीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है? बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की जमीन है, या अभिनव गुप्ता की जमीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहाँ की जमीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहाँ की जमीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ मरक ने लिखा उसकी जमीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी जमीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है। ये उस हर युवा की जीत है, ये उसकी सक्सेस है, ये हम सबकी सक्सेस है। इसलिए
सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज है, मेरे साथ कृपया यह अन्याय ना करें। ये हम सबकी सफलता है, तो ये मेरे भाव हैं। क्योंकि हम जब गए वहाँ उनसे पूछने के लिए तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की ये हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं, और उनका एक कुछ ऐसा खास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी है वो दम आलू से लेके और राजमा और याखनी से लेके सब कुछ था वहाँ पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है ये है। बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया उन्होंने, खूब गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे, वो सब हुआ। और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे अभी। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी, और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डिजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की। और ऐसे एक के बाद एक, मतलब आपकी कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ ना हो यहाँ पर, जो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरी, और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई। तो पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स दिख रहे थे उनको। और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी, और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा, मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था, और तब ये मैंने सब किया। तो ये ऐसे रोज 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं मेरे कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, मेरे उसके पीछे बैठे हुए थे। तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी। और मैंने कहा रहने तो मुझसे नहीं हो रहा इंटरव्यू, और मैं उठ गई ऑलमोस्ट, और फिर एकदम से बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये महिला उसमें 30 सालों से यही जख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी रही है, वो इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सजा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है, जेल FIR नहीं है, कुछ नहीं है। और आज 32 साल हो गए इस बात को, ये सारे जख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से, और किसी ने सुना तक नहीं उनको। और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने देश में। जब ज्यूज के ऊपर शिंडलर्स लिस्ट बनाई गई तो उनको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था,
वो एक जगह जाके उस मटेरियल को इकट्ठा करना और पढ़ना समझना और फिल्म बनती है उसकी। एक किताब लिखी गई थी जिसके ऊपर बनती। यहाँ तो कोई FIR ही नहीं लिखी गई थी, कोई रिसर्च ही नहीं था, कुछ नहीं। भारत सरकार को RTI भेजिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजिए तो वो कुछ 100, 200, 219 का नंबर बता देते हैं। तो आदमी करे क्या? तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे ढूंढे। अच्छा, एक पूरी की पूरी सोसाइटी टुकड़ों में बट गई, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ जम्मू में रह गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ। अब उनको ढूंढना जोड़ना भी वो बहुत बड़ी समस्या थी, और उसको धीरे 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 हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया पूरा का पूरा। दूसरी समस्या ये थी कि भाई इसको कौन फाइनेंस करे, कहाँ से पैसे आए। शुरू में तो हम निकल पड़े, हमने कहा कि अब जो है सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो ये सोचा नहीं था कि फीचर फिल्म बनाएंगे, हम तो जो बने डॉक्यूमेंट्री बने, वेब सीरीज बने, कुछ नहीं होगा। तो हमने ये सोचा था कि चलो यूट्यूब में डाल दें। मैंने पल्लवी से एक बार बोला था, मैंने कहा वर्ड्स कम टू वर्ड्स, मैं एक किताब लिख दूंगा। तो हमारे एक, अच्छा यही मैं अगर बोलता, देखिए कितनी आसान, आपको मैं देखिए कितना बड़ी हमारे कंट्री में हिपोक्रेसी है। अगर मैं किसी भी से भी बोलता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, हमने 700 लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता 700 तो छोड़िए, मैं कहता मैं कुछ 8-10 कश्मीरी मुस्लिम लोगों का रियल इंटरव्यू कर रहा हूँ, और उनके इंटरव्यू पे बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, कैसे आर्मी ने इन लोगों को सप्रेस किया और ऑप्रेस किया। आप यकीन करिए, ना हमें मेहनत करनी पड़ती, ना हमको कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टार्स भी आ जाते हैं, पैसा भी आ जाता, मार्केटिंग भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, और शायद हम भी बहुत पैसे कमा लेते, पर हमने वो रास्ता ही नहीं चुना, क्योंकि हम फिल्म बनाने के लिए नहीं है। फिल्मों से, बॉलीवुड हॉलीवुड से तो मैंने 2010 में रिजाइन कर दिया। देवेंद्र मेरे को तब से जानते, इनसे मेरा बड़ा प्रेम का भी रिश्ता, और जब हम कोई नहीं जानता था मुझे, तब ये मुझे जानते। तो इसलिए गवाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ये ना सोचे मैं आज बोल रहा हूँ ये बात। तो मैंने तो ये तय ही कर लिया था कि मेरे को ये सब में पढ़ने की, मैं भारत की जो कहानियां कोई भी बताने में डरता है, वो कहानी में बताऊंगा। अब पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम जिसकी कल प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, वो पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया, अरे ये फिल्म क्या खा के बनाएंगे, बनाए तो हम देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले आपको पर्सनल होता, सोशल मीडिया में आपको ओपनली थ्रेट्स आने लगती हैं, गालियाँ मिलने लगती हैं, नफरत मिलने लगती है। और हमारे केस में वो नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी, जो एक नॉर्मल ट्रोलिंग तो मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, पर यहाँ पे जब मैं चिंतित तब हुआ जब लोग ये बताने लगे अच्छा अभी आप यहाँ हैं, तब मुझे थोड़ी चिंता हुई कि अगर वो ये देख रहा है कोई कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, तो मेरे बच्चे बीवी इनका भी सोचते होंगे, और फिर वो मैसेज भी भेजने लगे, अच्छा निकलो तो घर से बाहर, तुम्हारे घर से कोई भी निकले, बीवी बच्चे। मैंने लोगों को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया, बताया अभी तक नहीं बताया मैंने क्या लिखते थे, लेकिन एक मैं पिता भी तो हूँ, मैं एक बेटी का भी तो बाप हूँ, मैं एक पति भी तो हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी इनके लिए। तो मैंने कफन बांध दिया, इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी 18-19 साल की बेटी से भी एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी चल पड़े इस रास्ते में। तो वो एक खतरा। दूसरा, कहीं से कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, कहीं भी किसी चीज से एक्टर्स काम करने को तैयार नहीं, बड़े कैमरामैन कैमरा करने को तैयार नहीं। तो हमने सब अपना इंडिजिनस इकट्ठा किया, हमने उन लोगों को पकड़ा जो कुछ भी नहीं था। जो कैमरामैन की इतनी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, उसको तो काम ही नहीं था, कोई काम था ही नहीं उसका। वो यंग मराठी लड़का था, हमने कहा चलो कुछ नहीं किया ना, हमारे साथ काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं उसके पास,